1540 के दशक का भारत एक ऐसा समय जब तख्त की उम्र एक मानसून से ज्यादा नहीं होती थी। साम्राज्य बनते थे और मिट जाते थे, और जनता वो जलते हुए किलों से निकलती राख में अपनी किस्मत ढूंढती थी। मुगलों का प्रभुत्व डगमगाया हुआ था, बाबर चला गया था, हुमायूं अपनी ही जमीन पर बेगाना बन चुका था, और दिल्ली के महलों में आजादी के नहीं साजिशों के गीत गाए जा रहे थे। और इसी अंधेरे में उभरे थे कुछ ऐसे योद्धा जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने जमीन के लिए लड़ रहे थे। शेर शाह सूरी उन्हीं में से एक था, जिसने मुगलों को धूल छटाकर अफगान सत्ता की नींव रखी। लेकिन जैसे ही वो गया, सत्ता फिर बिखरने लगी। हुमायूं भागता रहा, सूरत से सिंध, फिर ईरान, और उधर दिल्ली फिर दांव पर थी। छोटे छोटे अफगान सरदार एक दूसरे की गर्दन पर तलवार ताने बैठे थे। किसी को लग रहा था कि अब भारत हमेशा के लिए बिखर जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। इसी कोलाहल में रेवाड़ी के एक छोटे से गांव में एक बच्चा बड़ी तेजी से बड़ा हो रहा था, हेमचंद्र। ना उसके नाम में लश्कर था, ना उसके खानदान में तलवारें थीं। उसका पिता पंडित देवनाथ राय एक व्यापारी था जो नमक, मसाले और तेल का कारोबार करता था। लेकिन बेटे की आंखें व्यापार नहीं, युद्ध देख रही थीं। हेमू के पास ना धन था, ना सत्ता, लेकिन एक चीज थी, बुद्धि, तेज, निर्णायक और चौंकाने वाली। उसने संस्कृत सीखी, फारसी सीखी और शेर शाह सूरी के अफसरों के लिए राशन और घोड़े पहुंचाने का काम करने लगा। हर बार जब वो किसी छावनी में जाता, वो सिर्फ सामान नहीं पहुंचाता था, बल्कि युद्ध की योजनाएं चुपचाप समझता रहता। और फिर एक दिन शेर शाह सूरी की सेना में संकट आ गया। एक बड़ा गलतफहमी, एक युद्ध, एक हार तय लग रही थी। लेकिन पीछे खड़ा वो नौजवान बोला, अगर आप इजाजत दें तो एक योजना है। सब हंस दिए। लेकिन जब कोई और योजना काम ना आई, उसी लड़के की योजना ने सेना को जीत दिला दी। वो पहली बार था जब कोई गैर शासकीय, कोई निचले दर्जे का युवक सेना की रणनीति बना रहा था। वो लड़का था हेमू। शेर शाह सूरी की मौत के बाद अफगान सत्ता बिखर चुकी थी। इस्लाम शाह सूरी कुछ समय तक शासन में रहा, लेकिन उसकी मौत के बाद तो पूरा अफगान दरबार जैसे एक हड्डियों से भरा महल बन गया हो। हर कोई सत्ता चाहता था, लेकिन कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसी दौर में एक नाम उभरा, आदिल शाह सूरी। कमजोर, विलासी, लेकिन भाग्यशाली। और इसी आदिल शाह के दरबार में अब एक नया सेनापति बन चुका था, हेमू। वो अब सिर्फ सलाहकार नहीं था, बल्कि अफगान सत्ता की तलवार बन चुका था। हेमू अब दिल्ली को वापस जीतने का सपना देख रहा था, जहां फिर से मुगलों ने अपने झंडे गाड़ दिए थे। अकबर की सेना पंजाब से आगरा की तरफ बढ़ रही थी। बैरम खान अकबर को एक मूर्ति बनाकर अपने मन से युद्ध चला रहा था, और दूसरी तरफ हेमू के पास सेना थी, रणनीति थी, और सबसे बड़ी बात, एक सपना था। सितंबर 1556 हेमू ने इतिहास का सबसे तेज अभियान शुरू किया। लगातार चढ़ाई करते हुए उसने एटा, अलीगढ़, बयाना और ग्वालियर तक की मुगल चौकियां तोड़ी। मुगलों को दिल्ली से पीछे हटना पड़ा। दिल्ली के नागरिकों को पहली बार किसी अफगान सेनापति की विजय से राहत मिली, क्योंकि हेमू लूट नहीं, व्यवस्था लेकर आया था। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली, भारत का हृदय, फिर एक बार एक भारतीय के अधीन था। और यही नहीं, हेमू को लोगों ने विक्रमादित्य कहकर पुकारना शुरू किया। इतिहास ने उसे 22 युद्धों में विजयी कहा, लेकिन हम सिर्फ संख्या जानते हैं, कहानियां नहीं। आइए आज इन 22 युद्धों में से कुछ को दोबारा जिएं। युद्ध नंबर 1, बयाना। स्थान, राजस्थान की सीमा। दुश्मन मुगल गढ़ी संभाल रहे थे। रणनीति, हेमू ने दुश्मन की रसद काट दी, फिर पास की पहाड़ियों से झपटकर पूरी चौकी को घेर लिया। बिना बड़े युद्ध के
पूरा किला हथियार डाल चुका था। युद्ध नंबर 4, एटा। स्थान उत्तर प्रदेश। रणनीति, एक तरफ अफगान लड़ाके, दूसरी तरफ ब्रिज क्षेत्र के हलकारे। हेमू ने दोनों को जोड़ा। स्थानीय हिंदू और पठान सेनाएं मुझ साथ लड़ी। यह उस समय की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी, जहां जात पात नहीं, बलिदान का मूल्य था। युद्ध नंबर 9, आगरा। स्थान मुगल राजधानी। रणनीति, हेमू ने जानबूझकर युद्ध को सूर्यास्त के बाद खींचा। जब दुश्मन थक गया तब हमला किया। आगरा मुगलों के हाथ से निकल गया। किले के बाहर लिखा गया, विक्रमादित्य की जय हो। युद्ध नंबर 14, दिल्ली द्वार। स्थान दिल्ली के उत्तर द्वार। रणनीति, दिल्ली की घेराबंदी के दौरान हेमू ने नदी के उस पार से हमले की योजना बनाई। वो खुद नाव में सवार होकर सैनिकों को मार्ग दिखा रहा था। जब युद्ध शुरू हुआ, हेमू सबसे आगे खड़ा था। युद्ध नंबर 19, सिकोहाबाद। स्थान आगरा के पास। रणनीति, यहां मुगल गवर्नर ने हेमू को छिपकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन हेमू ने उसकी योजना को उल्टा घुमा दिया। उसने नकली घुड़सवार बनवाए, जिनमें सैनिक नहीं, पुतले बैठे थे। मुगल उन्हें असली समझकर हमला करने दौड़े और पीछे से हेमू ने मुख्य बल भेज दिया। युद्ध नंबर 22, तुगलकाबाद। स्थान दिल्ली के पास अंतिम पड़ाव। रणनीति, यह युद्ध नहीं, चुनौती थी। हेमू ने सामने खड़े मुगल सरदार को एक के बाद एक दंगलों में हराया। सिर्फ तलवार नहीं, शौर्य भी था। इन 22 युद्धों में एक चीज सामान्य थी, हेमू ने कभी धर्म के नाम पर तलवार नहीं चलाई। उसकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, अपनी मिट्टी को वापस लेने के लिए थी। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के राज तिलक भवन में कुछ असाधारण घट रहा था। पंचांगों के अनुसार शुभ मुहूर्त निकाला गया। पंडितों ने वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया और फिर राज्य के इतिहास में पहली बार एक व्यापारी परिवार का ब्राह्मण पुत्र दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने लिए कोई फारसी उपाधि नहीं चुनी, ना सुल्तान, ना बादशाह। उसने चुना विक्रमादित्य। यह नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, यह प्रतीक था उस भारत की याद का जहां सम्राट अपने बलिदान से राजा बनते थे, ना कि वंश से। हेमू विक्रमादित्य ने घोषणा की कि अब से न्याय संस्कृत और हिंदी में होगा, व्यापार पुनर्जीवित किया जाएगा और हर धर्म, हर जात, हर वर्ग को बराबरी मिलेगी। वो किसी एक जाति, एक भाषा या एक राज्य का राजा नहीं था, वो सम्राट था, भारत का। लेकिन नियति हमेशा महानता को लंबा समय नहीं देती। 5 नवंबर 1556 पानीपत के मैदान में एक बार फिर युद्ध की घोषणा हुई। हेमू की सेना लगभग 1 लाख सिपाहियों की थी। घोड़े, हाथी, तोपें, हर चीज उनके पास थी। मुगलों के पास संख्या कम थी, लेकिन नेतृत्व में बैरम खान जैसा क्रूर रणनीतिकार खड़ा था। युद्ध शुरू हुआ। हेमू हाथी पर सवार होकर सबसे आगे लड़ रहे थे। शत्रु की 2 टुकड़ियां टूट चुकी थीं। दिल्ली का रास्ता फिर से उनके लिए साफ था, लेकिन तभी एक अनदेखा तीर सीधा उनकी आंख में जाकर लगा। हेमू बेहोश हो गए। उनकी सेना समझी सम्राट मारे गए, और जैसे ही सेनापति गिरा, सेना भी टूट गई। कल्पना कीजिए, अगर वो तीर न लगा होता, अगर हेमू खड़ा रहा होता, तो क्या होता? दिल्ली का तख्त फिर किसी विदेशी के नहीं, बल्कि भारतवासी के हाथ में होता। संस्कृत फिर दरबार की भाषा बनती, पंचांग से राज चलाया जाता, और भारत का इतिहास बाबर और अकबर से नहीं, हेमू और विक्रमादित्य से शुरू होता। शायद तब भारत की एकता भाषा, जात या धर्म से नहीं, कर्तव्य और शौर्य से बनती। हमारे स्कूलों में शिवाजी से पहले हेमू का नाम पढ़ाया जाता, अकबर का दीन ए इलाही तारीख बनकर मिट जाता, और भारत का स्वधर्म समरसता और न्याय का प्रतीक बनता। लेकिन वो एक तीर, सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक सम्राट नहीं गिरा, बल्कि एक संभावित भारत इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। हेमू को बंदी बनाया गया और दिल्ली लौटते समय उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया। कुछ स्रोतों के अनुसार बैरम खान ने अकबर से कहा,
अगर तू सम्राट है तो इसकी गर्दन काट। लेकिन अकबर ने इनकार किया तो बैरम खान ने खुद उसका सिर काट दिया। लेकिन फिर क्या हुआ उसके नाम का? एक ऐसा व्यक्ति जो 22 लड़ाइयां जीत चुका था, जिसने एक अस्थिर भारत को अखंड बनाने की कोशिश की, जिसने दिल्ली के तख्त पर भारतीयता को फिर से बिठाया, उसे इतिहास में सिर्फ एक पैराग्राफ क्यों मिला? क्या इसलिए कि वो गलत जाति से था, या इसलिए कि वो किसी बड़े वंश का नहीं था, या इसलिए कि उसने मुगलों को इतने शर्मनाक तरीके से हराया था कि उनके इतिहासकार उसे याद नहीं करना चाहते थे? अगर हेमू की कहानी को बचपन से पढ़ाया गया होता तो हम क्या सीखते कि भारत में कोई भी, एक ब्राह्मण, एक व्यापारी, एक आम इंसान, सिर्फ पराक्रम और चरित्र से भी राजा बन सकता है, कि भारतीयता कोई धर्म या वंश नहीं बल्कि कर्तव्य और बलिदान से परिभाषित होती है। लेकिन नहीं, हमने चुप्पी को चुना, और शायद इसलिए हमने अपना सबसे बड़ा सम्राट खो दिया, न सिर्फ इतिहास से बल्कि स्मृति से भी। अगर आप मानते हैं कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य के लिए दिशा है, तो इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। हेमू विक्रमादित्य की गाथा हर उस युवा तक पहुंचे जिसे बताया गया है कि उसकी पहचान किसी जात, धर्म या क्षेत्र से तय होती है। नहीं, पहचान तय होती है कर्तव्य से, बलिदान से, भारत से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां भारत के हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए अब आप किस फॉरगॉटन वॉरियर की कहानी सुनना चाहते हैं। हम अगला वीडियो उसी नायक पर बनाएंगे जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाएगा। और अब देखिए एक और नायक की गाथा जिसने भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर भारत को एक सूत्र में बांधने का सपना देखा। शिवाजी महाराज, द किंग हु फॉट फॉर भारत की एकता। एंड स्क्रीन पर क्लिक करें